नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त की कौन सी सबसे बड़ी खबरें हैं ईरान युद्ध से जुड़ी हुई। साथ ही ये भी कि दुनिया के तमाम दूसरे जो देश हैं जो इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल तो हैं नहीं, यहां से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद हैं, लेकिन कैसे इजराइल और अमेरिका ने जो हमला किया ईरान पर और ये युद्ध 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जारी है, इसका असर दुनिया के तमाम देशों में पड़ रहा है ऊर्जा संकट के तौर पर। लेकिन पहले एक अपील, अगर आप इस चैनल के वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब हम फ्रेश कंटेंट लेकर आए तो आपको अलर्ट हासिल हो सके। बहरहाल, इस वक्त आपको बता दें कि जो आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं वो ईरान की एक स्ट्राइक की तस्वीरें हैं जो नॉर्दर्न इजराइल, उत्तरी इजराइल का जो सबसे बड़ा उनका तेल रिफाइनरी है हाइफा, वहां पर हुए एक हमले की तस्वीरें हैं जहां बजान में ये हमले हुई हैं, ये माना जा रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि ये बिल्कुल प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया है इसी रिफाइनरी पर या फिर किसी एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था जो इजराइल के हवाई, जिसे हम कहते हैं एयर डोम्स हैं, डिफेंस शील्ड्स हैं, और उसकी जब डेबरी गिरती है, जब उसकी टुकड़ियां, उसके पुर्जे गिरते हैं तो उसकी वजह से भी कभी कभार जो है आग लग जाता है। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि हाइफा का जो सबसे बड़ा जो तेल का हब है यानी कि बजान रिफाइनरी, वहां पर ये आग लगी है और उसकी काफी जबरदस्त जो है धुएं की तस्वीरें हम अलग अलग स्थानीय मीडिया के हवाले से देख रहे हैं। खबर आ रही है कि नेतन्याह वगैरह में लगातार साइरेंस बज रहे थे, अलार्म बेल्स रिंग हो रही हैं और तमाम वार्निंग्स जारी किए गए हैं लोगों को कि आप अपने बंकरों में रहे, आप सुरक्षित स्थलों पर रहें। इमरजेंसी सर्विसेज निश्चित रूप से यहां पर अप्लाई कर रही हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि इस वक्त हिजबुल्लाह भी अब इस युद्ध में शामिल है जिसकी जड़ें लेबनान में मौजूद हैं। लेबनान में भी एक अलग युद्ध जारी हो रखा है इस वक्त इजराइल के साथ में। इजराइल वहां बमबारी भी कर रहा है, ग्राउंड ऑफेंसिव भी कर रहा है और आज इनफैक्ट लेबनान में इजराइल और लेबनान के बीच हुई भिड़ंत में माना जा रहा है कि एक लेबनी सैनिक की भी जान गई है। इजराइल भी कह रहा है कि उसकी तरफ से एक सैनिक की जान गई है। लेकिन जो बजान ऑयल रिफाइनरी है जहां पर ये आग लगी है, ये ऑलरेडी जो अभी ऊर्जा संकट है, तेल की जहां जहां फैसिलिटीज टारगेट हुई हैं, आपको कुछ दिनों पहले याद हो कि इजराइल ने ईरान के करीब 30 स्टोरेज फ्यूल टैंकर्स पर हमले किए थे जिससे पूरे शहरों में, तेहरान और दूसरे शहरों में आग की जो है वो लपटें नजर आ रही थी। बदले में ईरान ने बहुत सारे ऐसे रिफाइनरीज हैं, एलएनजी रिफाइनरी हैं या फिर गैस प्लांट हैं, फ्यूल प्लांट्स हैं जो खाड़ी क्षेत्र में, उनको टारगेट जरूर किया है। और उधर अरामको रिफाइनरी से भी जो है हमले की खबर आ रही थी। तो ये एक नया, एक क्रिटिकल हम एस्केलेशन देख रहे हैं जहां तक ऊर्जा से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है और जिसका असर दुनिया भर में पड़ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हर रोज जागते हैं और कुछ ना कुछ जो है बातें करते हैं, उलझुल बातें भी करते हैं। एक बार फिर से उन्होंने दावा किया है कि आई डू सी अ डील इन ईरान कुड बी सून, कि बहुत जल्दी एक समझौता होता हुआ देखेंगे। ईरान ने तो कहा है कि हम समझौते के लिए तैयार नहीं है, हम इस युद्ध को खींचेंगे। पाकिस्तान की ओर से कोशिशें जरूर की जा रही हैं रीजनल डिप्लोमेसी को लेकर कि एक कम से कम मैसेंजर का रोल वो प्ले कर सके। इस्लामाबाद में बैठक हुई जिसमें तुर्की, सऊदी, मिस्र के विदेश मंत्री उन्होंने मुलाकात की पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ में, और पाकिस्तान इसे क्वाड्रिलैटरल के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन इसका एक फायदा जरूर ये है कि एक तरीके से इजराइल की जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो चाहते हैं कि खाड़ी देशों में धर्म के, मजहब के नाम पर जो हैं सारे देश बटे, सेक्टेरियन राइट्स हो सुन्नी और शियाओं के बीच में, कम से कम उस कोशिश को थोड़ा सा डिफ्लेट करता है। क्योंकि पाकिस्तान में भी एक काफी भारी संख्या है शिया समुदाय की, और दूसरी ओर जो सुन्नी अरब नेशन है, सऊदी या फिर तुर्की जो इन बातचीत में शामिल हो रहा है, क्या ये सेक्टेरियन राइफ होने से बचेगा? सऊदी एक तरफ धमकी जरूर दे रहा है ईरान को कि हम हिट बैक करेंगे, पाकिस्तान को कह रहा है कि आपने हमारे साथ सुरक्षा पैक्ट किया, आप आकर लड़िए। लेकिन चलिए कुछ कोशिश हो रही है वहां पर। तो एक बजान की ये जो हमले की खबर है वो टॉप स्टोरी है। दूसरा, पाकिस्तान इसे क्वाड्रिलैटरल रीजनल डिप्लोमेसी इनिशिएटिव के तौर पर पेश कर रहा है। तीसरा, जो मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में उनको लगता है कि बहुत जल्दी जो है एक डील हो जाएगी, और उन्होंने आज भी जो है बहुत सारे क्लेम्स किए कि उन्होंने बहुत सारे टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की इस पूरी कमेंट को सुन लीजिए, उसके बाद आपको बता दी हूं कि कौन कौन से ऐसे देश है जहां इस वक्त ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है। Getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. And they've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of boats. And I would only say that we're doing extremely well in that negotiation. But you never know with Iran, because we negotiate with them and then we always have to blow them up. Whether it's the B-2 bombers or just terminating, as an example, the Iran nuclear deal done by Barack Hussein Obama, probably the worst deal we've ever done as a country, one of the dumbest deals we've ever done. But I terminated it, unfortunately, otherwise right now they'd have a nuclear weapon. Then we did the attack with the B-2 bombers and we stopped them from having nuclear. And now we had to blow them up again. And we will probably, I think we'll make a deal with them, pretty sure. Whether it's possible or we won't. But we've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. And frankly, they've been very reasonable. So I think we've had regime change. I mean, you can't do much better than that. The regime that was really bad, really evil was the first one. That was done. The second was appointed, and they're gone. They're all dead, other than one who may have a little life. And then there really are the third group. And the third group of people that seem to be much more reasonable. It truly is regime change. And regime change is an imperative, but I think we have it automatically. तो खैर डोनाल्ड ट्रंप एक दिन आकर कहते हैं कि मैंने जो है ईरान के नेवी को खत्म कर दिया है, मिलिट्री को खत्म कर दिया है। कभी कहते हैं कि उन्होंने जो है हमें 20 बड़े नाव दिए हैं, बोट दिए हैं ऑफ ऑयल, तेल से लोडेड जो है हमें बोट्स दिए हैं थ्रू हॉर्मुज स्ट्रेट एज पार्ट ऑफ अ डील। कोई इसकी पुष्टिकरण नहीं है, वो कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन दुनिया भर से कुछ चंद हेडलाइंस आपको बताऊं मैं किस तरीके से पूर्वी अफ्रीका जैसे कीनिया, इथियोपिया, वहां बहुत भयंकर असर देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रांजिट फीस को विक्टोरिया जो राज्य है वहां 1 महीने के लिए माफ कर दिया गया है। फिलीपींस, इजिप्ट, इन सब जगहों पर हम देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करने को कहा जा रहा है, रेस्टोरेंट्स को जल्दी बंद करने को कहा जा रहा है। म्यांमार में आप कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं। तो थोड़ा विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार, जैसे बहुत सारे लोग बर्मा के नाम से जानते हैं, उसके पुराने नाम से म्यांमार में जो खबरें आ रही हैं स्थानीय मीडिया के हवाले से, वहां पे पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रहा है कि धूप में भी, वहां समर्स बहुत हॉट होते हैं, स्कॉचिंग वेदर होता है, वहां पे मैं गई हुई हूँ, वहां मोटरसाइकिलों की लंबी लेन है, गाड़ियों की लंबी लेन है। आपको याद होगा कि 2021 में जो है म्यांमार में वहां सेना ने वहां की सरकार का तख्ता पलट किया था, ऑंग सान सू की को जेल में भेज दिया गया था, और तब से जो है उस देश की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ ही रहा है। वहां बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे हुए थे, और उसके साथ अभी हाल के दिनों में वहां पर भूकंप भी आया था। तो एक तो उनकी अर्थव्यवस्था बुरी हालत में है, वहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं, बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहां आर्म्ड मिलिशियाज की लड़ाई होती है, और इन सब के बीच में इस ईंधन संकट का आना, यानी कि आम आदमी की पूरी तरीके से, जिसे हम कहते हैं ब्रेकिंग द बैक वाली हालत है। क्योंकि इस वक्त अगर हम कीमतों की बात करें, जैसे आप प्रीमियम डीजल अगर ले ले, यांगोन में जो उनकी राजधानी है, उनकी जो करेंसी है वो कैट्स बोलते हैं हम, कैट्स में जो 6085 कैट्स है, करीब करीब $1.30 जितना,
वो अभी आपका जो है मतलब 4,820 के आठ से 6,085 के आठ जितना हो चुका है, $1.30 जितना बढ़ चुका है, जहां तक उनके प्रीमियम डीजल का सवाल है। यही चीजें उनकी ऑक्टेन में भी देखने को मिल रही हैं, काफी ज्यादा जो है कीमतें बढ़ गई हैं और लंबी लाइनें हो रही हैं। म्यांमार से चलते हैं हम वियतनाम की ओर। ये साउथ ईस्ट एशिया का देश है। आपको पता है कि भारत से बहुत सारे टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं वियतनाम में, फ्लाइट्स डायरेक्ट हैं, सस्ती भी हैं। यहाँ 26 मार्च को वियतनाम सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय हित की वजह से 27 मार्च से 15 अप्रैल तक ईंधन पर लगने वाले जो इन्वायरमेंटल टैक्सेस हैं, यानी कि जो पर्यावरण कर है, उसको हटाया जा रहा है। ये सरकार ने एक आधिकारिक बयान दिया। क्यों ये कदम उठाया सरकार ने? ताकि जो जंग की वजह से जो तेल बाजार में उथल पुथल है, उससे थोड़ी सी तेल कंपनियों को अगर कम से कम एक रिलीफ मिले, तो वो कंज्यूमर को कॉस्ट प्रोसेस ना हो, और थोड़ी सी उपाय माना जा रहा है। तो तेल की जो लगातार जो कीमतें चल रही हैं वियतनाम की अगर तेल की कीमतें घटती हैं, वियतनाम की सरकार को जो है एक बड़ा राजस्व नुकसान हो रहा है। और वियतनाम की सरकार आपको यह भी बता दें कि इंपोर्टेड यानी कि जो आयात करते हैं उस ईंधन पर काफी निर्भर है। तो उनके पास 2 रिफाइनरीज जबकि मौजूद हैं, एनगीसोन और बिन्हसोन के नाम से। लेकिन वहां पर भी खबरें आ रही हैं कि वियतनाम में बहुत तेल की कमी हो रही है, और इसीलिए हो ची मिन सिटी में भी बहुत लंबी ट्रैफिक नजर आ रही है, वही ईंधन की प्रॉब्लम्स। वियतनाम ने इनफैक्ट कतर, कुवैत जैसे देशों को कहा था कि आप ईंधन जो है हमें दीजिए। वियतनाम से एक और साउथ ईस्ट एशियन देश की ओर हम रुक करते हैं, थाईलैंड। अगेन वेरी पॉपुलर विद इंडियन टूरिस्ट्स। म्यांमार एक संभावित संकट की तैयारी कर रहा है। तो अगर हम थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में भी बहुत सारे हिस्से हैं जहां ईंधन की कमी एक हकीकत बन चुकी है इस वक्त। तो पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं वहां पे पेट्रोल पंपों पर, बैंकॉक के बाहर डीजल जो है वो खत्म हो रहा है, ये खबरें आ रही हैं। जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि आप ई साइकिल्स लीजिए, आप साइकिलिंग कीजिए, ई बाइक्स लीजिए। और डीजल की कमी की इनफैक्ट जो खबरें थी वो थाईलैंड से सबसे पहले सामने आ रही थी, क्योंकि निर्भर पर बहुत सारे वहां पर आम वाहन हैं, चालक हैं जो निर्भर रहते हैं उस पर, और इनकी जो लिंक्स हैं वो बेसिकली कृषि क्षेत्र से है, फिशिंग सेक्टर से है। तो जब वो गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं तो उस पर भी असर पड़ रहा है। और उधर प्रशासन ने कहा है कि हम ब्लैकमेलिंग को चेक कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग को, तो हम स्टोरेज केंद्रों पर हम निजी टैंकों की जांच भी जो है वो शुरू कर रहे हैं। कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं जिसके तहत उन्होंने कहा कंपनियों को कि रिजर्व स्टॉक इस्तेमाल करने की जो अनुमति है वो दी गई है, और आपूर्ति आसान बनाने के लिए उन्होंने कहा कि 24 घंटे परिवहन की मंजूरी दी गई है। जो बेसिकली कि अगर आपको इमरजेंसी स्टॉक चाहिए, आपको परमिशन लेना होगा और वो उसको क्लियर करेंगे इमरजेंसी स्टॉक से। अब चलते हैं हम थोड़ा सा अफ्रीका की ओर। वहां पर 3 ऐसे देश हैं। पहले कीनिया की बात कर लूं। कीनिया में जो है इस वक्त कीनिया की सरकार की बहुत दिक्कतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा है कि जो सामान जल्दी पेरिशेबल्स हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, आप प्रायोरिटी उनको दे उनकी एक्सपोर्ट्स के लिए। और जो स्थानीय अखबार है द नेशन, उन्होंने कहा है कि फूलों, एवोकाडोस के टोस्ट होते हैं, सैंडविच लोग खाते हैं, सब्जियों के ताजे उत्पादों का जो जल्द क्लियरेंसेस हैं वो दिया जाए ताकि उनको जल्द से जल्द आप एक्सपोर्ट कर सके। और कीनिया ने अपनी जो पोर्ट अथॉरिटी की जो ऑपरेशंस हैं उसके नियम कानूनों में भी कुछ बदलाव किया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कीनिया की, क्योंकि उनकी एक बहुत प्राइमरी एक्सपोर्ट बिजनेस है फूलों की, ये जो हम कह रहे हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो उसमें उनको लाखों डॉलरों का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है और ज्यादा उनको हो भी रहा है। अगर हम कीनिया फ्लावर काउंसिल की बात करें, उन्होंने कहा है कि उनको करीब करीब $4.2 मिलियन से अधिक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इथियोपिया के भी जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार पड़ोसी, क्योंकि कीनिया के पड़ोसी देश हैं, वो लोगों से अपील कर रहे हैं और तेल के डिस्ट्रीब्यूटर्स से, सर्विस स्टेशनों से अपील कर रहे हैं कि ईंधन की जो है आप बचत करें। और
जो जरूरी सेवा हैं, यानी कि जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, एम्बुलेंसेस हो गए, मेडिकल हो गई, उनको आप प्राथमिकता दीजिए, को टूरिस्ट वगैरह अगर फंसे हुए हो तो। नाइजीरिया में तो ऑलरेडी जो है हालात बहुत खराब हैं, पेट्रोल के दाम दोगुने हो चुके हैं, एकदम डबल हो चुके हैं वहां पर। इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर अभी कंट्रोल करके रखा है, लेकिन असेसमेंट यही है कि अभी क्योंकि चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल का दूसरा चरण है और फिर 4 मई को रिजल्ट आने हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर असर पता चलेगा। हालांकि सरकार ने जो है एक्साइज ड्यूटी कट जरूर की है फ्यूल पर, लेकिन फ्यूल सरचार्ज एयरलाइंस की ऑलरेडी बढ़ चुकी है। भारत में प्राइसेस टिकट्स के जो हैं वो एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तो नाइजीरिया ने भी उसी तरीके से उनकी जो पेट्रोल की कीमत है वो ऑलरेडी दोगुना हो चुकी हैं। ये याद रखने वाली बात है कि देखिए नाइजीरिया एक बड़ा तेल प्रोड्यूसिंग देश है, एक उत्पादक देश भी है, लेकिन फिर भी जो है उनकी जो मौजूदा रिफाइनरीज हैं इस वक्त वो अपनी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पा रही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम स्लोवेनिया की। तो स्लोवेनिया में भी जो है एक सीमा तय कर दी गई है कि आप कितना तेल खरीद सकते हैं एक दिन में, कितने वक्त में। और तो और वहां से खबर आ रही है कि उन्होंने सेना को भी डिप्लॉय किया है तेल की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जगह जगह पर, क्योंकि यहाँ याद हो कि इंडिया में कुछ खबरें आ रही थी, गुजरात में पुलिस को उतारा गया है, लंबी कतारें जब हैदराबाद में आ रही थी और केओस की स्थिति थी, तो स्थिति को काबू में रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखने के लिए, तो उसी तरीके से स्लोवेनिया में भी जो है अब फ्यूल परचेसेस पर सीमाएं लगाई गई हैं, पुलिस को उतारा जा रहा है और जब तक अगली नोटिस न जारी की गए तब तक ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। आखिरी में बताती हूं ऑस्ट्रेलिया की बात। ऑस्ट्रेलिया के क्योंकि वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग संघीय ढांचा है अमेरिका की ही तरह, और वहां जो राज्य होते हैं, राज्यों के जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं, वहां हम प्रीमियर्स कहते हैं। तो जो विक्टोरिया उनके वन ऑफ द बिगेस्ट इनफैक्ट प्रांत हैं, जो 2 उनके बिगेस्ट प्रांत हैं जिसमें कि विक्टोरिया है और न्यू साउथ वेल्स है, इन दोनों में ही जो है असर देखने को उनके मिल रहे हैं जहां तक क्राइसिस की बात है। लेकिन विक्टोरिया के प्रीमियर ने कहा है कि हम अगले 1 महीने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर रहे हैं, उस उम्मीद के साथ कि लोग अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल न करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, पूलिंग होगी तो फ्यूल का इस्तेमाल कम होगा। लेकिन विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में खबरें आ रही थी कि कम से कम 520 ऐसे सर्विस स्टेशंस हैं जो सफर कर रही हैं ईंधन की शॉर्टेज की वजह से, पेट्रोल और डीजल। आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, खाड़ी कहाँ है, लेकिन ये जो एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, कहाँ की युद्ध का असर कहाँ तक पड़ रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टरप्ट होने की वजह से। तो विक्टोरिया ने तो कहा है कि हम फेयर्स को हम हटा रहे हैं। जेसिंटा एलन जो उनकी प्रीमियर हैं, उन्होंने इन बातों को कहा है, वो बात सुनाती हूँ। लेकिन हालांकि जो उनके दूसरे राज्य हैं जैसे न्यू साउथ वेल्स हो गए या फिर तस्मानिया हो गए, इन लोगों ने कहा है कि हम लोग दूसरे एरियाज में हम कंसेशन दे रहे हैं, जैसे कि हम भाड़ा कम कर रहे हैं 50 सेंट करके, हम सीनियर्स और स्टूडेंट्स को कंसेशन दे रहे हैं, हम सब्सिडीज दे रहे हैं, फ्यूल प्राइस रिलीफ पॉलिसीज ला रहे हैं। पूरी तरीके से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री नहीं कर रहे, नहीं तो इससे आने वाले दिनों में एक लोड बन जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कंपनियां हैं उनके लिए भी, उस मिनिस्ट्री के लिए। तो जेसिंटा एलन जो कि प्रीमियर है विक्टोरिया की, उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। We're making public transport free for a month in Victoria, and here's why. War in the Middle East is directly resulting in higher prices at the pump, putting Victorian households under pressure. As Premier, I'm determined to do everything within my control to help Victorians deal with the cost of living and these rising fuel prices. That's why I'm making public transport free for a month. And because it's temporary, it's affordable. It'll take pressure off the pump and take more cars off the road. It won't solve all the problems, but it's an immediate step to help Victorians right now. We will continue to monitor the impacts of the situation in the Middle East and act in the best interests of Victorians. And we will always keep looking at ways to help with the cost of living. बहरहाल भारत में दावे तो यही किए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हकीकत है कि मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर आ रहे हैं। सूरत से भी तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग जगहों से, बड़े बड़े शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। कुछ ग्राउंड चेक्स इस हफ्ते हम करेंगे, वो रिपोर्ट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन एक साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में एक बड़ा मुल्क होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि किस तरीके से श्रीलंका को भी तेल की मदद दी भारत ने, और अनुरा दिसानायके जो उनके राष्ट्रपति हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया प्रधानमंत्री मोदी का। और 38,000 जो मेट्रिक टन ऑफ फ्यूल है वो कोलंबो पहुंचा है। श्रीलंका क्योंकि अगेन एक आइलैंड नेशन है जो टूरिज्म पर डिपेंड करता है।
जिस तरीके से 19 में ईस्टर संडे टेरर अटैक हुआ, फिर फर्टिलाइजर क्राइसिस की वजह से पूरा का पूरा यूथ मूवमेंट हुआ, अर्गलाई मूवमेंट, कोविड आ गया, तो बहुत अर्थव्यवस्था पर उनका लगातार असर पड़ता रहा है। 2024 में अनुरा दिसानायके जीत कर आए, श्रीलंका में राष्ट्रपति बने और आईएमएफ से जो है किसी तरीके से उन्होंने अपनी लोन्स को बाउंस होने से बचाया, आईएमएफ से बेल आउट पैकेज उनको मिला और श्रीलंका के लिए दिक्कतें जरूर हैं। तो इस तरह की जो इकोनॉमीज हैं, जो इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो आइलैंड नेशंस हैं, और ये नहीं है कि भाई अगर आप ईरान, इजराइल, अमेरिका हैं या खाड़ी देश हैं तो आप ही बस प्रभावित हो रहे हैं। युद्ध का मतलब होता है, जब युद्ध होता है आज की तारीख में, सैन्य युद्ध जमीन पर ना हो रही हो, कन्वेंशनल युद्ध बदल गए हैं, तकनीक बदल गए, लेकिन उसका असर दुनिया के हर छोर में, अंतिम छोर पे पड़ता है और इसीलिए यह जरूरी है कि ये युद्ध खत्म हो। दिस वॉर मस्ट स्टॉप। अभी इस ब्लॉग में मैंने कहा कि बस आपको तुरंत कुछ यही अपडेट्स देती हूं। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। पर्शियन गल्फ में 18 भारतीय जहाज हैं इस वक्त और उसमें 485 इंडियन सीफेयर्स नाविक हैं। ये सभी सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में कोई भी सामुद्रिक घटना की सूचना नहीं है। 28 तारीख को 2 दिनों पहले हमारे 2 LPG कैरियर्स BW टियर और BWL, इन दोनों ने वो रास्ता सफ़र तय किया। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्लियर किया और ये अब भारतीय पोर्ट्स की तरफ अग्रसर हैं। पहला BW टियर कल एक एस्टिमेटेड टाइप ऑफ अराइवल, एक्चुअली टुमारोज डेट 31 को ये मुंबई पोर्ट पे रिपोर्ट करना चाहिए और BW टियर न्यू मैंगलोर में 1 अप्रैल को रिपोर्ट करना चाहिए। इन दोनों LPG कैरियर्स में करीब 94,000 मीट्रिक टन LPG है, दोनों मिला करके। पिछले 24 घंटों में 8 नाविकों को सेफ्टी भारत वापस लाया गया है साइन ऑफ के बाद और DGCOM कंट्रोल रूम से 32 कॉल और 89 ईमेल्स जो प्राप्त हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी पोर्ट से, मेजर या नॉन मेजर पोर्ट से कोई कंजेशन या किसी प्रकार की बाधा रिपोर्टेड नहीं है। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स ने भी कंफर्म किया है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी ने कंफर्म किया है कि उनके सारे पोर्ट्स स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं और मिनिस्ट्री इस प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, इंडियन मिशंस के साथ और मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, जिससे कि भारतीय नाविकों का वेलफेयर और मैरीटाइम ऑपरेशंस अनइंटरप्टेड चले।